2025 में अगर हम फेसबुक एड्स रन कर रहे हैं और उसको स्केल करना चाहते हैं तो क्या हमें इंटरेस्ट टारगेटिंग के साथ करना चाहिए या हमें ब्रॉड टारगेटिंग यानी कि बोल सकते हो ओपन टारगेटिंग के साथ करना चाहिए। आज इस वीडियो में दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम गोना टॉक अबाउट फ्रॉम माय हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस एंड सम controversial observations that I did yesterday on one of the ad accounts। और ये बहुत important video होगा। If you run ads for yourself, Facebook ads for yourself or your client, this is going to be a very important video. Make sure you watch it till the end। Now, इस वीडियो की शुरुआत मैं करना चाहता हूं by asking a very important question। और क्वेश्चन ये है, क्या लगता है आपको मेटा एडवांटेज प्लस क्यों पुश कर रहा है इतनी एग्रेसिवली? क्या रीजन हो सकता है उसके पीछे का? द रियलिटी इज मेटा का बिजनेस मॉडल है दैट इट वांट्स द एडवर्टाइजर्स टू कीप ऑन एडवर्टाइजिंग विद देयर प्लेटफॉर्म बिकॉज द मोर द एडवर्टाइजर्स आर गोना एडवर्टाइज द मोर मेटा इज गोना मेक मनी। सो मेटा का फायदा है इसमें अगर हम उसके प्लेटफॉर्म पे उनके प्लेटफॉर्म पे एडवर्टाइज करते रहेंगे। तो अगर कोई ऐसी चीज मेटा रेकमेंड करता है जो एडवर्टाइजर्स के लिए सही नहीं है तो मेटा को तो उसमें नुकसान है। विच मीन्स वी कैन कंक्लूड कि फ्रॉम द मेटाज बिजनेस परस्पेक्टिव स्टैंड पॉइंट इट्स गोइंग टू बी मच मोर लॉजिकल एंड प्रैक्टिकल फॉर मेटा टू recommend something which is going to make the advertisers even more successful than ever before। So अब उस कंक्लूजन से अगर मैं आपसे अब फिर से ये सवाल करूं कि एडवांटेज प्लस क्यों एग्रेसिवली पुश कर रहा है तो आपके दिमाग में क्या जवाब आएगा? यही आएगा कि मेटा इसलिए कर रहा होगा शायद एडवर्टाइजर्स का कोई फायदा होगा उसमें। बिल्कुल है। एक चीज बताता हूं, आज से कुछ टाइम पहले मार्क जकरबर्ग ने एक वीडियो शेयर किया स्टडी और यह बताया कि वो सजेस्टेड या बोल सकते हो रेकमेंडेड कंटेंट किस तरह से उनकी एल्गोरिदम उनकी एआई दिखाती है। मेटा यूज करता है समथिंग कॉल्ड एज एआई इमेज एंड वीडियो रिकग्निशन मॉडल। इसको यूज करके वो आपको जो भी कंटेंट आपको रेकमेंडेड या सजेस्टेड कंटेंट आता है वो इसी चीज को यूज करके आता है बेसिस ऑन वट एवर यू आर एंगेजिंग विद। दिस कुड बी you consuming a content, you consuming a video, you liking a video, commenting on something, talking in your private DMs। किसी भी मेटा के प्रोडक्ट इकोसिस्टम में अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, किसी से एंगेज कर रहे हो तो दैट इज एग्जैक्टली वेयर मेटा गेट्स इट्स डेटा फ्रॉम। बोल सकते हो किसी तरह एक तरह से बिहेवियर ट्रैकिंग आप इसको बोल सकते हो कि उसके बेसिस पे ये आपको रेकमेंड करता है या सजेस्ट करता है कि आपको क्या कॉन्टेंट दिखाना चाहिए। इसको कहते हैं इमेज या वीडियो रिकग्निशन मॉडल। मार्क जकरबर्ग ने जो मैं आपको बात बता रहा था कुछ टाइम पहले एक चीज़ शेयर करी थी कि कैसे उन्होंने एक वीडियो क्लिप रन किया जिसमें एक हार्ले डेविडसन जैसे किसी बाइक की साउंड थी, ठीक है, और उसको बोला एल्गोरिदम को, एआई को बोला कि सजेस्ट अस अ वीडियो बेस्ड ऑन दिस व्हाटएवर यू आर लिसनिंग टू और वॉचिंग इन दिस वीडियो। अब इस वीडियो में कोई विजुअल था ही नहीं, सिर्फ आवाज़ थी, ऑडियो था। एंड एआई ने पहला वीडियो जो रेकमेंड किया, सजेस्ट किया, वो था एक ट्रैक्टर का वीडियो बिकॉज उसकी आवाज़ उससे काफ़ी मिलती जुलती थी। अगला वीडियो शेयर किया तो वो बाइक का था, हार्ले डेविडसन। दिस इज द फ्यूचर वी आर हेडिंग टूवर्ड्स। इन फैक्ट वी आर ऑलरेडी लिविंग इन द फ्यूचर। एडवांटेज प्लस पुश करने का रीज़न ही यही है दैट मेटा वॉन्ट्स एडवर्टाइजर्स to advertise using broad या फिर open targeting and let the algorithm decide who is the ad being made for। ये एक चीज समझ लेना। दूसरी चीज, अगर आप एड्स मैनेजर के अंदर जाओगे और सेव्ड ऑडियंसेस क्रिएट करोगे, एड्स मैनेजर में जाओ, ऑडियंसेस में जाओ और वहां पे दो सेव्ड ऑडियंस बनाओ। पहली सेव्ड ऑडियंस बनाओ किसी भी एक रैंडम निच से कोई इंटरेस्ट चूज करो, लेट्स से पेट्स। फिर दूसरी सेव्ड ऑडियंस बनाओ, लेट्स से लाइफस्टाइल, कोई भी रैंडम इंटरेस्ट चूज करो। फिर दोनों सेव्ड ऑडियंस को सिलेक्ट करो और वहां पे ऑप्शन होगी शो ऑडियंस ओवरलैप, उसको हिट करो और देखो अगर 80% से ज़्यादा ऑडियंस ओवरलैप आया तो हैरान मत होना। इसका मतलब ये है कि इफ़ वी रिलाई ऑन इंटरेस्ट टारगेटिंग, चांसेस आर वेरी ब्राइट दैट वी एंड अप रीचिंग द सेम यूज़र। और ये लॉजिकल भी है क्योंकि रोहन कैन बी इंटरेस्टेड इन अ परफ्यूम and at the same time be interested in buying a protein powder। So एक सिंगल इंडिविजुअल एक टाइम पे 4 5 6 चीज़ों के लिए इंटरेस्टेड हो सकता है। सो इट मेक्स सेंस एज वेल दैट आई मे बी इंटरेस्टेड इन डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंटेंट, राइट। सो अब ये कुछ रीजंस हैं, प्लस यू नो अदर रीजंस एज वेल, लाइक फॉर एग्जांपल ऑडियंस ओवरलैप।
ऑक्शन ओवरलैप, ऑडियंस फ्रेगमेंटेशन, ये सारी चीज़ें पहले थोड़ी होती थी. आई ऑल्सो यूज टू रन विद इंटरेस्ट टारगेटिंग. ऑफकोर्स कितने सालों से हमने वही किया, उसी से सक्सेस भी मिली हमको. लेकिन अब वक्त बदल गया है और इसका रीज़न भी यही है क्योंकि ये सारी चीज़ें थर्ड पार्टी डेटा पे रिलाई करती है मेजरली. और थर्ड पार्टी डेटा हो सकता है कि इनएक्यूरेट हो कंपेयर टू AI's image and video recognition model. And as a result of it, Meta is going to keep, you can say, blessing those advertisers or businesses who are leveraging broad या फिर open targeting more than anything else because of these some of the reasons that I shared with you in this video today. So 100% future क्या है? broad या open targeting. एक और रीज़न देता हूँ. कुछ दिन पहले, अभी कल की बात है, मैंने कुछ दिन पहले एक एड अकाउंट को टेक ओवर किया किसी एक क्लाइंट का और उनकी रीच स्टडी करी. रीच, फ्रीक्वेंसी, इंप्रेशंस, इसको स्टडी किया. अब होता गया है कि लोग रीच, इंप्रेशंस और फ्रीक्वेंसी को ठीक से स्टडी नहीं करते हैं. समझाता हूँ. जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैंने आज टुडे करके डेट को सिलेक्ट किया टुडे और आज की रीच देखी, तो लेट्स से अगर वो मुझे रीच आज की 10,000 दिखा रही है, तो टेल मी, क्या वो रीच आज की रीच है 10,000 या फिर, और लगाओ रीच हुआ 10,000, इंप्रेशंस हुआ 15,000. ठीक है, तो फ्रीक्वेंसी क्या हुआ? 1.5, बिकॉज फ्रीक्वेंसी इज हाउ मेनी टाइम्स वन यूजर ऑन एन एवरेज इज सीइंग योर एड्स, राइट, ऑन एन एवरेज. तो अगर 10,000 रीच है, 15,000 इंप्रेशन है, तो फ्रीक्वेंसी 1.5. नाउ हाउ डू यू नो कि उस एड अकाउंट में या आपके एड अकाउंट की लाइफ टाइम रीच के अकॉर्डिंगली वो जो आज की रीच जो 10,000 दिखा रही है वो यूनिक रीच है? वो तो आज की यूनिक रीच है. अगर आज के इंप्रेशंस 15,000 थे तो उन 15,000 में से 10,000 यूनिक यूजर्स को पहुंचे, लेकिन वो आज के हैं. अगर वो लाइफ टाइम से कंपेयर किया जाए तो लाइफ टाइम आपके बिजनेस, आपका बिजनेस कितनी यूनिक ऑडियंस को रीच कर रहा है, इसका जवाब कैसे मिलेगा आपको? बिकॉज आप तो आज का देख रहे हो. तो मैंने एक, अब ये चीज़ें मैं बहुत अच्छे से समझता हूँ, तो मैंने इसको डायसेक्ट किया और मैंने एक एड अकाउंट में जिसपे हमने ये वन कैंपेन एक प्रोसेस है हम फॉलो करते हैं. बिकॉज हम CBO करते हैं, ओपन टारगेटिंग या फिर बोल सकते हो ब्रॉड टारगेटिंग से हम उसको यूज़ करते हैं बिकॉज ऑफ दीज रीजंस. सो मैंने डायसेक्ट किया, उस डेटा को पढ़ा. मैंने ये ऑब्जर्व किया कि अगर मैं, क्योंकि हमारे पास एक ही मास्टर एसेट होता है, तो अगर मैंने उसको मैक्सिमम सेलेक्ट किया डेट को, तो मानो आज 28 मार्च है, तो 28 मार्च तक अगर मुझे दिखा से X नंबर ऑफ रीच, से फॉर एग्जाम्पल 10,000, ठीक है, 10,000 रीच दिखी. फिर मैंने सेम डेट को फ्रॉम तो वही रहने दिया जो स्टार्टिंग डेट थी, टू वाली डेट मैंने 27 मार्च कर दी. तो मुझे 27 और 28 के बीच का जो डिफरेंस है वो मुझे बताता है कि मेरी एक्चुअल 28 मार्च के इस 24 घंटे में मेरी यूनिक रीच, उस एड अकाउंट, उस बिजनेस की एक्चुअल लाइफ टाइम यूनिक रीच कितनी हुई. एंड गेस करो एवरेज क्या था? 1400, 1500, 1700, 2000. ये है एक्चुअल लाइफ टाइम यूनिक रीच डेली की ऑन एन एवरेज जो चल रही है. सो एक हफ्ते में अगर, और ये एड अकाउंट 4,000 पर डे पे रन कर रहा है इस टाइम, आज एज वी आर टॉकिंग, विच मीन्स ओवर अ पीरियड ऑफ 7 days ऑन एन एवरेज वी आर एक्चुअली यूनिकली, पहली बार जिसने मेरी एड्स देखी मेटा की इकोसिस्टम में या उसके अकाउंट पे, उसके फीड पे सर्व हुई या कहीं भी और सर्व हुई, तो वो सिर्फ 10,000 बार ही है ओवर अ पीरियड ऑफ 7 days. एंड क्योंकि मेटा खुद रीटारगेट करता है, तो मेटा अपने आप एक किसी यूज़र को आपके इकोसिस्टम में लाता है, उसके फीड पे आपकी ऐड को सर्व करता है, उसका फिर एंगेजमेंट देखता है उस ऐड से क्या है, क्या वो ऐड को देख रहे हैं, कंज्यूम कर रहे हैं, स्क्रॉल को रोक रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, क्लिक कर रहे हैं, किसी भी तरह का एंगेजमेंट जो है वो उसको ऑब्जर्व करता है. एंड अगर वो एंगेजमेंट किया जाता है यूज़र के थ्रू, तो वो आपकी एड्स अपने आप रीटारगेट करना शुरू कर देता है. कमाल की बात यह है कि लोग बोलते हैं कि 3 की फ्रीक्वेंसी इज अ प्रॉब्लम, बट आई विल टेल यू ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हाउ डू यू नो दैट आपका बिजनेस कितना यूनिक यूजर्स पे रीच किया है in its lifetime. How do you know? Because when you will keep launching new campaigns or ad sets, duplicating things and stuff like that, how do you know? Because you're losing the data. Historical data आप देख नहीं पा रहे हो ठीक से, और फ्रीक्वेंसी और इम्प्रेशंस और रीच को गलत तरह से एनालाइज कर रहे हो. मेरे पास ऐसे एड अकाउंट में आपको दिखाऊंगा तो आप हैरान हो जाओगे, और पिछले कुछ वीडियोज़ में मैंने दिखाया भी है कि उसकी फ्रीक्वेंसी, लाइफ टाइम फ्रीक्वेंसी 6 है, 5 है, वो आज भी कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है. एड सेट की, किसी एक ऐड की नहीं, किसी एक ऐड की 3 है, किसी की 2 है, किसी की 1.5 है, किसी की 1.2 है, लेकिन एवरेज 5 या 6 है, फिर भी वो कंसिस्टेंटली परफॉर्म करता है. लेकिन इस डेटा से मुझे ये समझ आता है कि ओवर अ पीरियड ऑफ 30 to 45 days मेटा अपने आप रीटारगेट करता है.
तो जब सारी चीज़ें मेटा की एल्गोरिथम कर पा रही है और बेटर परफॉर्मेंस दे पा रही है, तो मैं क्यों इंटरेस्ट टारगेटिंग वगैरह करूंगा, या क्यों मैं 36,000 कैंपेन या एड्स लॉन्च करूंगा? एंड दैट इज द रीजन व्हाई I'm able to use something called as a one campaign method. And now if I do not get the results I want, then I don't look in the direction of, hey, my campaign strategy needs to change. No, I know for a fact that the way businesses make money and win the game of advertising is not through campaign strategies, but actually through what they call as the marketing strategy. कि मेरा ऑफर क्या है, प्रोडक्ट क्या है, उसकी पोजिशनिंग क्या है, प्रोडक्ट के बेनिफिट्स किस तरह से आर्टिकुलेट करे जा रहे हैं, मार्केट में किस सेगमेंट को मैं टारगेट कर रहा हूँ, कितनी अच्छी से मैंने उसको डिफाइन किया है, ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं। इनफैक्ट मैं किसी के साथ कॉल पे था अभी आज ही, किसी प्रॉस्पेक्ट के साथ, और मैंने उनको यही चीज़ समझाई कि कैसे एक बाइंग इंटेंट होता है यूज़र का, हाई बाइंग, एवरेज बाइंग, लो बाइंग इंटेंट। अगर हम सिर्फ इस तरह की एड्स बनाएंगे विच इज़ ऑफर या people who know about the product itself, then we are only going after people who have a high buying intent, right? Because उसको हम product पे educate नहीं कर रहे हैं। But that's always going to be very small segment of your market. The actual overall segment of a marketplace is going to be the segment which is average or low buying intent. Which means अगर आप इस तरह की एड्स बनाओगे जो एवरेज या लो बाइंग इंटेंट को कैटर करती हैं, तो एवरेज और लो बाइंग इंटेंट ऑडियंस का बाइंग बिहेवियर अलग होता है कंपेयर टू हाई बाइंग इंटेंट ऑडियंस। एवरेज और लो बाइंग इंटेंट वाली ऑडियंस, कन्वर्जन विंडो उनका लंबा होता है बिकॉज दे टेक लॉन्गर टू मेक अ बाइंग डिसीजन बिकॉज दे हैव एवरेज और लो बाइंग इंटेंट कंपेयर टू हाई बाइंग इंटेंट ऑडियंस, बिकॉज दे टेक टाइम टू फाइनली डिसाइड टू बाय व्हाटएवर इट इज यू आर सेलिंग, जिसकी वजह से बिजनेस का कन्वर्जन विंडो साइकिल बढ़ जाता है, जिसकी वजह से कैश फ्लो का विंडो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से बिजनेसेस को समझ नहीं आता कि मैं क्या करूं, आई एम लूजिंग मनी। दैट्स व्हाई वर्किंग ऑन मेट्रिक्स लाइक LTVs and AOVs are so important. This is the reason why. So how do you scale a business? Why don't we build from the get-go to scale? Why don't we build to scale and go broad? Why don't we build for broad? Why don't we optimize things, everything in our decisions for broad? Why don't we try to do that? इसीलिए जब हम मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज कुछ भी डिप्लॉय करते हैं तो हम इसी तरह से करते हैं कि वो मास अपील के साथ स्केल हो सके, बिकॉज द रियलिटी व्हाट आई फील इज दैट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स फर्स्ट पार्टी डेटा एरा, एंड दैट इज गोइंग टू बी द फ्यूचर ऑफ एडवर्टाइजिंग. Whichever business can understand how to win that game is the business that's going to continue to scale. So that's my take on this, and I thought I'm going to just drop this value nugget today. Let me know if you have any question, तो comment करके पूछ सकते हो. बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में. Until next time, may the God of ROAS be with you. Bye bye.